Hello gentlemen, how are you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने बायो के लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं, बायोलॉजी को ही, ठीक है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे फूड रिसोर्सेज, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, एक दो क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फूड रिसोर्सेज, ऑलराइट, ओके। तो फूड रिसोर्स में देखो ना, फूड रिसोर्स में क्या होगा कि बेसिकली क्रॉप्स रहती है इसमें, ठीक है। क्रॉप्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप की हस्बेंड्री होती है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गई या फिर पिसीकल्चर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। सबसे पहले मैं क्रॉप्स में लेना चाहता हूँ। क्रॉप्स में सबसे पहले जो आएंगी, देखो आपकी होंगी फॉडर क्रॉप्स। फॉडर होता है ना आपका चारा, ठीक है। फॉडर क्रॉप्स वो कौन कौन सी क्रॉप्स आती है इसमें? एक तो इसमें आती है आपकी बरसीम, बरसीम, ठीक है। दूसरी आती है इसमें ओट्स, ठीक है, और सूडान ग्रास, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बरसीम, ओट्स और सूडान ग्रास, ठीक है। ये आपके फॉडर क्रॉप्स हो गए। सेकंड आते हैं आपके, जो हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, खारिफ और राबी सीजन होता है ना, खारिफ सीजन और राबी राबी सीजन, ठीक है। तो इसमें जो खारिफ और राबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, इस पर सवाल आते रहते हैं कि इसमें से कौन सी खारिफ क्रॉप है, ठीक है, या कौन सी राबी क्रॉप है इसमें से, ठीक है, इस टाइप से। तो खारिफ सीजन, देखो खारिफ सीजन क्या होता है? खारिफ सीजन रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन, ठीक है। और ये लगभग चलता है आपका जून टू अक्टूबर, ठीक है। ये थोड़ा सा मंथ वगैरह ना वेरी करते रहते हैं, मतलब कहीं बुक्स में आपको कुछ मिलेगा, बट हाँ इसके आसपास ही रहेंगे मंथ्स, ठीक है। तो आपको अगर बाई चांस, ऐसे मंथ्स तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर बाई चांस कहीं स्टेटमेंट में लिख के आता है, ठीक है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कलर से यहाँ चेंज करते हैं, सेकेंड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप आ जाती है? इसमें आ जाती है एक तो आपकी पैडी, यानी कि राइस, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरी जो आती है वो आपकी आती है सोयाबीन, सोयाबीन। तीसरी आती है आपकी पिजियन पी, ठीक है। और ये सब एनसीईआरटी मेंशन है, इसके सारी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। मेज। पांचवा है कॉटन। छठा है ग्रीन ग्रैम। एंड सातवां है आपका ब्लैक ग्रैम, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, मतलब जिनको जो बोया जाता है वो रेनी सीजन में बोया जाता है, ठीक है, राइट। तो इसमें पैडी, सोयाबीन, पीजीएनपी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्रैम एंड ब्लैक ग्रैम। फिर जो हमारी दूसरी आती है, ठीक है, वो आती हैं राबी, राबी सीजन की क्रॉप्स, या फिर जिन्हें हम राबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आते हैं, कलर चेंज करते हैं ऐसे, तो चाहे आप राबी क्रॉप्स कह लो, ठीक है, या फिर राबी सीजन में बोए जाने वाली क्रॉप कह लो, बात एक ही है, ठीक है। उसी तरीके से खारिफ क्रॉप कह लो या फिर वो कह लो, ठीक है। तो ये विंटर सीजन में जो है सो करी जाती है, ठीक है। और ये लगभग नवंबर टू अप्रैल रहेगा, नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती है क्रॉप आपकी? इसमें आती है आपकी पहले नंबर की वीट। तो जो थोड़ा से बच्चे ना जो थोड़ा गांव वगैरह के टच में रहते हैं, ठीक है, तो उनको ये काफ़ी सारी चीज़ पता रहती है कि मतलब कब मतलब सो करी जा रही है, ठीक है, और कब हार्वेस्ट करी जा रही है, उनको ये आइडिया रहता है, ठीक है। पीज हो गई, देखो वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड पांचवें नंबर पे इनसीड, ठीक है। वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड और इनसीड, ये होती है आपकी राबी सीजन की क्रॉप या फिर राबी क्रॉप, ठीक है, ऑलराइट। फिर चौथे नंबर पे आपकी एक चीज़ आती है कि जैसे एक क्रॉप का एक डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, ठीक है। मतलब किस तरह की क्रॉप
किस पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक जो क्रॉप है उसमें हम क्या कैरेक्टर देखेंगे, टॉल होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छे से उसमें ब्रांचिंग होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए, ब्रांचिंग, ठीक है। तो ऐसी इस टाइप की क्रॉप्स को कहाँ लेते हैं हम, फॉर्डर क्रॉप्स की तरह लेते हैं, फॉर्डर क्रॉप्स की तरह। मतलब अच्छे से ब्रांचिंग होगी तो उसमें ज़्यादा चारा निकल पाएगा, लंबी होगी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो अच्छे से चारा निकल पाएगा उसमें, ठीक है। और जो डॉर्फ मतलब छोटी हो क्रॉप हाइट में, ठीक है, उसको हम सीरियल्स की तरह लेते हैं, सीरियल्स होते हैं ना आपके, उनकी तरह, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है आपके, कुछ आते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये इससे तो क्वेश्चन फिर क्या बोलते हैं, काफ़ी बार पूछ चुका है सीरीज में, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन आई यू कैन से मिनिमल और ऑप्टिमम अमाउंट, ऑप्टिमम अमाउंट। मतलब ये जो होते हैं ये इससे काफ़ी कम रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से कम रहती है, ठीक है। रिक्वायर्ड दोनों रहते हैं पर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। बोले ये ऐसे क्यों लिखा है, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। कुछ मतलब कुछ तो डिफरेंट लग रहा है, इस तरीके से क्यों लिखा गया है छोड़ छोड़ की जगह, तो इसलिए इस जगह से इस तरीके से लिखा गया है क्योंकि जब मैंने याद किया तो मैंने ट्रिक से याद कर लिया था, वरना कन्फ्यूजन रहती है अगर आप ऐसे याद करो ना, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन ये इसके होते हैं और जो अभी दूसरी कैटेगरी आएगी वो उसके होते हैं, ठीक है। तो अभी बताता हूँ मैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं मोलिडिनम, बोरोन, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, निकल, ठीक है, और आयरन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे जो मतलब मैंने बनाई थी, तो ये कैल्शियम हो जाएगा, कल होता है ना, जैसे कल को हमने लिखा कल, कौन कौन ही रहेगा, कौन, कल कौन। मैग्नीशियम हो जाएगा मुझे, ठीक है। और SCH से क्या बनाएंगे हम, स्कूल। और P से क्या बनेगा हमारा, पहुंचाएगा, पहुंचाएगा, ठीक है। तो मैंने सुना था कल कौन मुझे स्कूल पहुंचाएगा, तो कल से कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम से मुझे SCH, इसको SCH ऐसे लिख लेना बड़ा करके तो आपको याद रहेगा, ठीक है। SCH सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन से स्कूल बन गया, और फॉस्फोरस से ये आपका पहुंचाएगा, ठीक है। तो कल कौन मुझे स्कूल पहुंचाएगा, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। और मतलब ये तो मतलब ऐसे बना दिया, तो मैंने MOB का मोब हो जाएगा, मोब या मॉब, ठीक है। MNZN से मंजन हो जाएगा, CO और नी से क्यों नहीं हो जाएगा, और ऐसे फिसल हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, मॉब मंजन क्यों नहीं फिसल, ठीक है। तो मॉब मंजन क्यों नहीं फिसल, ऑलराइट। तो ये आई गेस इस तरीके से ये याद हो जाएगा, और ये याद कर लेना अच्छे से, किसी भी तरीके से याद करो, याद कर लेना तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा फंसाने के लिए, या पेयर दे देगा कि विच पेयर कंसिस्ट ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विच पेयर कंसिस्ट ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इस हिसाब से पेयर भी देके फंसा सकता है आपको, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से फंसाएगा, आपको पता है तो आप कर लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जो क्रॉप की बात हो रही है, तो मैन्योर की बात ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कि खाद की बात ना करें, ठीक है।
तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो आता है आपका कंपोस्ट एंड एक आता है आपका वर्मी कंपोस्ट। ये सब 8th 9th क्लास की चीज़ें हैं, बट हाँ ठीक है। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, काउडंग हो गया, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, जैसे वेजिटेबल के छिलके वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, जो खाने मतलब इन द सेंस जो आपके घर में वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उनका वेस्ट हो गया। और ये जब ये सारी चीज़ें होती है ना, काउडंग, वेजिटेबल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, इनको जब आप एक पिट में डाल देते हैं ना, कहते हैं ना कि पहले इनको एक गड्ढे में डाल दो और फिर उसके बाद से मिट्टी कर दो, तो फिर ये खाद बन जाती है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो इसी को हम कंपोस्ट कहते हैं। बेसिकली हम खाद बना रहे हैं, वही काउडंग, वेजिटेबल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट को गड्ढे में डाल के, ठीक है, तो हम उसको डाल देंगे तो वो खाद बन जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं कंपोस्ट। इस तरीके की जो खाद बनती है ऑर्गेनिक मैटर के डिके से, उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। अगर इसी पिट में मैं अर्थवॉर्म भी डाल दूं, इस गड्ढे में मैं अर्थवॉर्म डाल दूं, तो अब जो अर्थवॉर्म की मदद से जो खाद बनेगी ना इसमें, उसको हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। बस इतना सा ही, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। मतलब वर्म की हेल्प से, जो वर्म की हेल्प से खाद बनाई जा रही है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्म नहीं पड़े उसमें, अर्थवॉर्म नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो सिंपल जो हम खाद बना रहे हैं उसको हम कंपोस्ट कहेंगे, गड्ढे में डाल के और पाट वाट के, ठीक है, तो उसको हम कंपोस्ट कहेंगे। और अर्थवॉर्म डाल देंगे तो वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर जो नेक्स्ट आता है मैन्योर, फिर एक होता है ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, ठीक है। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि जब हम सीड सो करते हैं ना, मतलब सीड को जमीन में डालते हैं किसी प्लांट के लिए या क्रॉप के लिए, ठीक है, तो कुछ प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको उस जमीन पे पहले उगाया जाता है, उस जमीन पे, ठीक है, उसके बाद उसको उसी जमीन में कुचल के, ठीक है, और उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का कंटेंट बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप की खाद को मतलब हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रायर टू सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांट्स लाइक, यहाँ पर नाम लिखता हूँ प्लांट के मैं, ठीक है, सन हेम्प और गुआर, ठीक है, सन हेम्प और गुआर आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड, मल्च मतलब उन्हें कुचल के मिला देना, ठीक है, मल्च्ड बाय प्लोइंग देम इनटू द सॉइल। उनको पहले सनहैम्प और ग्वार को उसी जगह पे उगाते हैं, ठीक है, देन उसको उसी घास में कुचल देते हैं, ठीक है, उसी घास में कुचल के उनको मिला दिया जाता है, प्लो कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाता है सॉइल में। उसके बाद हम अपनी सीड बो देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद अपनी सीड बो देते हैं, जिससे कि हमारा जो एक नेचुरल फर्टिलाइजर जो है, नेचुरली जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट है सॉइल में, वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। ऑलराइट, फिर जब हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फर्टिलाइजर्स को कैसे बोल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। पिछला नंबर देख लेना 7, पिछला नंबर क्या था, 7 था, तो इसको 8 कर लो आप, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर क्या 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 सप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर बेसिकली कौन कौन से जो है हमारे न्यूट्रिएंट उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये फर्टिलाइजर है, अगर आप फर्टिलाइजर अपने खाद में डालते हो तो वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सप्लाई करेगा, ठीक है। और जैसे कि ये फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, एक एक जो होती है नीम लीव्स होती है, नीम की लीव्स, नीम की पत्तियां होती है ना, ठीक है, मतलब नीम की पत्तियां होती हैं, उसको हम बायो पेस्टिसाइड की तरह भी यूज करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। मतलब जो नेचुरल तरीके से पेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनको मारने के लिए या उनको अपनी क्रॉप से दूर रखने के लिए, ठीक है, जैसे हम इसका यूज करते हैं हम ग्रेन की स्टोरेज के लिए,
जो आपके ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उनको जब स्टोर करते हैं ना तो उनको नीम लीव्स में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि बाहर से कोई किसी भी कीट पतंगे का उस पर वो ना हो सके, अटैक ना कर सके वो उस पर, ठीक है, तो वो प्रिजर्व रहे हमारे ग्रेन्स, ठीक है, तो हम नीम लीव्स का यूज़ करते हैं। फिर इसमें आता है 9th, क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉप हो गई, बो दी, तो किस तरीके से बोई जा रही है क्रॉप, कुछ क्रॉप के पैटर्न होता है, उस पर सवाल आता है, इस पर सवाल आता है, आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो आता है इसमें वो आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, और इनके जो एग्जांपल लिखाऊंगा मैं, अच्छे से याद कर लेना उनको, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग में कौन कौन से हम कर सकते हैं? मिक्स क्रॉपिंग में देखो, मिक्स क्रॉपिंग पहले जान लो क्या होता है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है ना कि एक ही फील्ड में, ठीक है, एक से ज़्यादा जो है क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, पर उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रहता है, ठीक। जैसे मान लो इतने एरिया में आपने वीट उगा दिया, ठीक है, इतने एरिया में आपने ग्राम उगा दिया, या फिर वीट इस तरीके से, वीट यहाँ उगा दिया इतने तरीके, इतने एरिया में, इतने एरिया में ग्राम उगा दिया, मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रहेगा इसमें मिक्स क्रॉपिंग, मतलब ये इन जनरल मिक्स क्रॉपिंग ही है, ठीक है। जैसे कि वीट प्लस ग्राम उगा सकते हैं, गेहूं प्लस चना, ठीक है। वीट के साथ हम मस्टर्ड यानी कि गेहूं प्लस सरसों उगा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट प्लस आपका सनफ्लावर, हम ये उगा सकते हैं, ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर उगा सकते हैं, वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर, ठीक है। फिर जो दूसरा आता है, इसी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब जब इससे पूछ लिया है, हो सकता है दोबारा इसी से पूछ ले, हो सकता है मिक्स क्रॉपिंग से पूछ ले, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिसमें एक ही फील्ड में, जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो, मतलब जो एक, जैसे एक क्रॉप ले रही है, मान लो कुछ ABC न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले रही है, और जो बी क्रॉप है वो XYZ ले रही है, मतलब सेम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, या फिर डिफरेंट अमाउंट में जिनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। क्रॉप्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो ये स्टेटमेंट की तरफ से पूछ सकता है कि इंटरक्रॉपिंग में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है जो कि क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या रहेगा, इसमें इंटरक्रॉपिंग में ऐसा पैटर्न रहेगा, इसमें पैटर्न वाली रहेगी। जैसे मान लो आपने ये एक लाइन उगाई पहली क्रॉप की, ठीक है, फिर ये यहाँ पर दूसरी क्रॉप लगा दी, फिर आपने पहली क्रॉप लगा दी, फिर आपने ऐसे पैटर्न में दूसरी क्रॉप लगा दी, तो यहाँ पर पैटर्न चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न में क्रॉपिंग होगी, तो ये बात याद रखना, पैटर्न में क्रॉपिंग होती है इंटर क्रॉपिंग में, और मिक्स क्रॉपिंग में कोई पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल मैं पीछे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके सोयाबीन प्लस मेज, ठीक है, सोयाबीन प्लस मेज, और फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा, ठीक है, प्लस काउपी यानी कि लोबिया, जो आपको लोबिया होता है ना वो। सोयाबीन प्लस मेज और फिंगर मिलेट प्लस काउपी यानी कि बाजरा प्लस लोबिया, ठीक है। तो ये हम इसमें उगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। फिर जो हो गई हमारी क्रॉप्स की बात, अब जब हम क्रॉप उगाते हैं ना, ठीक है, तो फील्ड में वीड भी उग जाते हैं, वीड प्लांट्स, ठीक है। तो वीड प्लांट्स कौन कौन से होते हैं ये देख लो। जेंथियम होता है आपका एक, ठीक है, जेंथियम को हम नॉर्मल भाषा में गोखरू भी कहते हैं, गोखरू, ठीक है। दूसरा होता है पार्थीनियम, ठीक है, इसको हम कहते हैं गाजर घास, ठीक है। तीसरा होता है साइप्रिनस रोटंडस। तो इसी तरीके से इनके नाम पूछ लेगा, कॉमन नाम पूछ लेगा या वैसा नाम पूछ लेगा कि इसमें से वीड प्लांट कौन सा है। मोथा, साइप्रिनस रोटंडस ये यू है, ठीक है, साइप्रिनस रोटंडस ये एन है। साइप्रिन, अरे यार दोबारा लिख देता हूँ, एक तो गलत हो जाता है, गंदा हो जाता है। रोटंडस ये आर है, ठीक है, रोटंडस,
साइप्रिनस रोटंडस मोथा, ज़ैंथियम गोक्रू, पार्थिनियम गाजर घास। ठीक है, वीड प्लांट की बात हो गई। अब ये पर लिख देता हूँ, वैसे में जगह तो है। ठीक है, फिर आता है आपका वाइटामिन्स इन फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो भी मैं ये बार बार हेडिंग सब हेडिंग ले लेके पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको बस पढ़ के जाना है और इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बस पढ़े रहो यार, एग्जाम निकालना है तो पढ़े रहो। ठीक है, मतलब पढ़े रहो नहीं, मतलब पढ़े रहो, पढ़ते रहो। कोई बच्चे कहेंगे हमसे कहा गया था पढ़े रहो, तो हम पढ़े रहे। ठीक है, मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है, मीट हो गया, और डी फिश हो गई। तो इसमें कौन कौन से आपको वाइटामिन जो है वो मिलेंगे? देखो, मिल्क में आपको मिलेगा B1 मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, ठीक है, विटामिन डी मिलेगा एंड विटामिन ई मिलेगा। वहीं पर अगर एग की बात करते हैं तो एग में आपको विटामिन B2 मिलेगा और विटामिन डी मिलेगा। मीट की बात कर लेते हैं तो विटामिन B2 मिलेगा और विटामिन मीट में आपको B12 मिलेगा। और फिश की बात करते हैं तो इसमें मिलता है एक नियासिन, ठीक है, विटामिन डी मिलता है और विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना कि मिल्क में कौन से होते हैं विटामिन, ठीक है, एग में कौन से होते हैं, मीट में कौन से होते हैं, फिश में कौन से होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछ सकता है कि इस तरीके से पूछ लेगा कि मिल्क में इनमें से किस पेयर के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लो उसने नियासिन डाल दिया या विटामिन ए डाल दिया तो फिर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर जो है आप नहीं कर पाओगे अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया है। अगर अच्छे से पढ़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो हमारी क्रॉप की बात हो गई, अब आती है एनिमल हस्बेंड्री की बात। एनिमल को हस्बैंड बना लो, नहीं नहीं, इसका ये मतलब ये नहीं होता। मतलब इसमें एनिमल की रेयरिंग करी जाती है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनको पाला जाता है कमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आती है आपकी इसमें कैटल फार्मिंग। ठीक है, कैटल फार्मिंग। अब देखो, कैटल में ना आपको दो टाइप के कैटल मिलते हैं। ठीक है, एक कलर बदल देते हैं यहाँ से, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके मिल्च कैटल्स, ठीक है, मिल्च एनिमल्स कह सकते हैं इनको, मिल्च एनिमल्स। एक होते हैं आपके ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, मिल्च एनिमल कौन से होते हैं? जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ड्रॉट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लेबर के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि बैल हो गया, सांड हो गया। सांड को यूज करते हैं? पता नहीं, करते होंगे। ठीक है, बैल को तो करते हैं। ठीक है, और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हो गया वो गाय हो गई, भैंस हो गई, उसे हम मिल्च मिल्च एनिमल्स में रखते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो जैसे कि मिल्च एनिमल की बात करें आपकी, ठीक है, मिल्च एनिमल की बात करें मिल्क प्रोड्यूसिंग में, तो दो ही होती हैं आपकी, मैंने काऊ और भैंस बताया, काऊ और भैंस, काऊ और बफेलो। ठीक है, तो बोस इंडिकस ये होती है हमारी काऊ, ठीक है, और बोस बबैलिस ये होती है हमारी बफेलोस। ठीक है, तो बोस इंडिकस काऊ और बोस बबैलिस बफेलो। तो इसमें जब हम काऊ की बात करते हैं ना, ठीक है, तो काऊ में आपकी बुक में फॉरेन और लोकल ब्रीड्स का मेंशन है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना कौन सी फॉरेन ब्रीड है, ठीक है, और कौन सी लोकल ब्रीड है। तो फॉरेन ब्रीड्स में आपकी आपके पास दो काऊ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, एक तो आपकी आएगी जर्सी, ठीक है, और एक आपकी आएगी ब्राउन स्विस। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फॉरेन ब्रीड है। ठीक है, ये काऊ की ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड ऑफ काऊ। ठीक है, तो और जो आपकी लोकल ब्रीड आती है, लोकल ब्रीड जो इंडियन ब्रीड है काऊ की, ठीक है, ये भी काऊ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वो आती है आपकी एक तो रेड सिंधी, ठीक है, एक आती है आपकी साहीवाल। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो फॉरेन ब्रीड है ना, ठीक है, इनका लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक दूध देती है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। ठीक है,
और जो हमारी लोकल ब्रीड होती हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब ये इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए इनका भी लाइफ स्पैन लंबा रहता है। इनका ये ज़्यादा लंबे समय तक दूध दे सकती हैं, ठीक है, और इनका ये डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है, जो हमारी लोकल ब्रीड्स है। राइट, फिर ये तो हो गई आपकी एनिमल हस्बेंड्री की बात। इसमें एक आता है पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब एनिमल हस्बेंड्री में ही अभी तुमने काऊ और फैलो की बात करी, ठीक है, कैटल फार्मिंग की, फिर इसमें आती है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री मतलब बर्ड की हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हमारा मुर्गा होता है, ठीक है, जो हैन होती है हमारी, ठीक है, उसकी देखो इंडियन ब्रीड तो है उसकी एक, हमारे पास है असील, ठीक है, और जो फॉरेन ब्रीड है उसकी वो है लेग हॉर्न, लेग हॉर्न, ठीक है, और इनकी वो करा रखी है, आई गेस एक की मेटिंग करा रखी है इनकी, असील और लेग हॉर्न की, ठीक है। तो इंडियन है असील और फॉरेन है लेग हॉर्न, ठीक है। तो इसमें जब हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं ना, ठीक है, तो बेसिकली दो ही तरीके की इसमें जो आपको बर्ड्स मिलेंगी, दो पर्पस के लिए ही यूज करी जाती है, ठीक है। एक होता है आपका ब्रॉयलर्स, ब्रॉयलर, ठीक है, और एक होता है आपका पोल्ट्री बर्ड्स, मतलब पोल्ट्री बर्ड्स, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एग लेयर्स, एग लेयर्स, ठीक है। तो ब्रॉयलर्स वो होते हैं जो सिर्फ मीट के पर्पस के लिए, जो सिर्फ खाने के पर्पस के लिए, जो आप मतलब लोग खाते हैं ना, ठीक है, हैन वगैरह जो मतलब मुर्गा वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो तो जो खाने के पर्पस के लिए जो जिनको तैयार किया जाता है, ठीक है, वो उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इनको दी जाती है प्रोटीन रिच डाइट, ठीक है, विथ एडिक्वेट फैट, ठीक है, ताकि ये अच्छे तगड़े बने, ठीक है, एक मतलब बड़ा हमारा जो पोल्ट्री बर्ड है वो तैयार हो सके, ताकि उसमें से हमें ज़्यादा मीट मिल सके। इसलिए डाइट कैसी जाती है, प्रोटीन रिच डाइट, और जिसमें अच्छा खासा अमाउंट में फैट रहा हो, ठीक है। और जो एग लेइंग बर्ड होती है, जिनको एग लेइंग के पर्पज से तैयार किया जाता है, उनकी डाइट में हाई वाइटामिन ए एंड वाइटामिन के होता है। जो अंडे देने वाली हैं उनकी डाइट में हाई वाइटामिन ए और हाई वाइटामिन के रखा जाता है, ठीक है। अब ये तो होगी आपकी पोल्ट्री फार्मिंग की बात, ठीक है। फिर एनिमल हस्बेंड्री में एक चीज़ आता है आपका फिश प्रोडक्शन, ठीक है, फिश प्रोडक्शन। अब फिश प्रोडक्शन में आपकी, जैसे कि फिश प्रोडक्शन में कौन कौन सी फिशेज आ जाती हैं, जैसे कि आ जाती है इसमें फिंड, फिन वाली ट्रू फिश, फिंड ट्रू फिश, ठीक है, शेल फिश आ जाती है, शेल फिश, शेल फिश में जैसे कि आपके प्रॉन्स हो गए, ठीक है, प्रॉन्स, प्रॉन्स एंड मोलस्क हो गए, मोलस्क, प्रॉन्स एंड मोलस्क, प्रॉन्स है झींगा, और मोलस्क, मोलस्क भी मतलब एक, अब समझ लो वो है क्या बोलते हैं, फाइलम है मोलस्क, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो हमारा पहले कैटेगरी आती है वो आता है मरी मैरीकल्चर, जो मतलब हम मरीन फिश जो होती है ना, ठीक है, मरीन फिश, ठीक है, मरीन फिश, जब हम मरीन फिश की रेयरिंग करते हैं, ठीक है, कमर्शियल पर्पज के लिए, ठीक है, तो उसे हम मैरीकल्चर कहते हैं। पॉपुलर जो मरीन फिश है ना, ठीक है, पॉपुलर, ठीक है, उनके नाम देख लो पहले, ठीक है। इसमें आती है आपकी पॉम्फ्रेट, तो इस तरह के पूछ लेगा कि इसमें से मरीन फिश के पेयर कौन से, आपको पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना इस टाइप से दे देगा, ठीक है, तो आपको बताना होगा, या फिर आपको दे देगा रोहू, कटला, ठीक है, तो आपको समझना होगा कि रोहू कटला नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो पैम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट, मैकरल, मैकरल, ठीक है, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक, ये सब पॉपुलर मरीन फिश के नाम है, बॉम्बे डक, जो कि आपको खारे पानी में मिलेंगी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक वैल्यू वाली कौन कौन सी हैं, जिनसे हम मतलब जिनसे लोग काफ़ी मुनाफा कमाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू वाली हैं, इसमें म्यूलेट्स, मिलेट्स हो गई, भेत की, भेत की,
इनको हम फिन्ड फिश भी कहते हैं। फिन्ड फिश मतलब ये फिन्ड फिशेज होती है, ठीक है। और आपके प्रॉन्स हो गए, प्रॉन, ठीक है। म्यूसल्स, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स तो आपके झींगा हो गए, ठीक है। म्यूसल्स हो गए, ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स नहीं होते पर्ल ऑयस्टर जिनमें से आपने देखा होगा लोग मोती निकालते हैं, इस तरीके का, मतलब इस तरीके का, कहाँ गया, हाँ ये रहा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके नीचे भी होती है, फिर इसको खोलते हैं और यहाँ पर एक मोती होता है, ठीक है। तो इनका मोती के प्रोडक्शन के लिए पर्ल ऑयस्टर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से याद रखने वाली है कि जो हमारा मरीन प्रॉन होता है ना, मरीन प्रॉन, जब मरीन कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैरीकल्चर की बात करें तो अपन मरीन प्रॉन की बात करेंगे, जो समुद्र में मिलता है, ठीक है, खारे पानी में मिलता है जो, ठीक है, उसका क्या नाम होता है? तो अच्छे से याद रखना, उसका नाम होता है पीनियस मोनोडॉन, ये यू है, ठीक है, पीनियस मोनोडॉन, ठीक है, पीनियस मोनोडॉन। तो इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सवाल आया हुआ है कि मरीन प्रॉन का नाम क्या है, पीनियस मोनोडॉन, डॉन भाई है हमारा, पीनियस मोनोडॉन, ठीक है। अब जब हमने मैरीकल्चर की बात करी तो हम एक्वा कल्चर की बात भी कर लेते हैं। एक्वा कल्चर मतलब जो हम फ्रेश वाटर में करेंगे, फ्रेश फ्रेश वाटर में करेंगे, ठीक है। और जो एक्वाकल्चर होता है ना, ठीक है, वो पैडी फील्ड में भी किया जा सकता है, कैन बी डन इन, जो हमारे चावल की फील्ड्स होती है ना, जहाँ पर चावल बोया जाता है, ठीक है, उसमें भी हम पैडी पैडी फील्ड्स में भी अपना फ्रेश वाटर की जो एक्वाकल्चर है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, आई गेस इसी बार आया हुआ था, ठीक है, कंपोजिट फिश कल्चर के ऊपर, कंपोजिट फिश कल्चर, फिश कल्चर, ठीक है, मतलब डिफरेंट नीड के हिसाब से, ठीक है, कंपोजिट ई, डिफरेंट नीड के हिसाब से यहाँ पर जो है फिशेज रहती हैं, जैसे कि एक पॉन्ड है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें सरफेस के मतलब जो मतलब जिस सरफेस पे फ्लोट करती है, जो जिस सरफेस पे स्विम करती है, ठीक है, उसके हिसाब से हम कंपोजिट फिश कल्चर कराया जाता है। जैसे कि जो सबसे ऊपर सरफेस फीडर, सबसे सरफेस है ना, तो सरफेस फीडर कौन सी होती है? कटला होती है, कटला, ठीक है। जो कटला फिश होती है, जो फिश खाते होंगे उनको पता रहता होगा ये बात, मतलब पता तो सबको ये कटला फिश है, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली उनको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सी फिश मिलेंगी? यहाँ पर आपको मिलेंगी कटला फिश, सरफेस पे सबसे ऊपर, ठीक है। फिर कलर चेंज करते हैं, वहाँ से लेते हैं हम ये ब्राउन कलर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल फीडर, ठीक है, मिडिल फीडर, ये फिश समझ में आ रही, फिश है, ठीक है। मिडिल फीडर कौन सी होती है? रोहू, रोहू मिलेगी आपको मिडिल में, वाटर के मिडिल लेवल में, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिडिल फीडर, मिडिल फीडर या फिर मिडिल जोन में रहेगी, ठीक है। और बॉटम पे आपको मिलेंगी, कलर चेंज किया जाएगा यहाँ से फिर से, ठीक है। बॉटम में आपको मिलेंगी, बॉटम में फिश है, बॉटम में मिलेंगी मृगाल्स एंड कॉमन कार्प्स, यहाँ मिलेंगे आपको मृगल्स एंड कॉमन कार्प। ये मृगाल्स और कॉमन कार्प पूछ लिया था उन्होंने, ये मृगाल्स और कॉमन कार्प बॉटम फीडर है या फिर मिडिल फीडर है या फिर सर्विस फीडर है? तो मृगाल्स और कॉमन कार्प्स बॉटम फीडर होती है, ठीक है। सबसे बॉटम के पास मृगाल्स और कॉमन कार्प्स आपको एक पॉन्ड में, ये पॉन्ड है एक, ठीक है, इसमें आपको मिलेंगी। तो अभी हम पीछे पड़ा था ना मरीन वाटर प्रॉन, तो ऐसे ही फ्रेश वाटर प्रॉन भी होता है जो कि फ्रेश वाटर मिलता है, उसका क्या नाम होता है? फिर से हम कलर बदलेंगे यहाँ से अपना, उसका नाम होता है मैक्रो ब्रैकियम, मैक्रो ब्रैकियम रोजेनबर्गी। तो फ्रेश वाटर का जो प्रॉन होता है उसका नाम होता है मैक्रो ब्रैकियम रोजेनबर्गी, और जो मरीन वाटर का प्रॉन होता है उसका नाम होता है पीनियस मोनोडॉन, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, और ये वाला भी कंपोजिट फिश कल्चर भी अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना कि कौन सी किस लेवल पे मिलती है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ऑलराइट। तो हमने अभी तक क्या क्या पाल लिया?
हमने गाय पाल ली, हमने भैंस पाल ली, हमने मुर्गी पाल ली, हमने फिश पाल ली। अब हम कराएंगे क्या, बी कीपिंग। बस मधुमक्खी और पाल लो, फिर आपके पास रुपया ही रुपया होगा। ठीक है, तीन तीन चीज़ें पाल के आपने रुपए कमा लिए, तो बस बी बी और पाल लो, एपीकल्चर। ठीक है, तो बी कीपिंग जो आप मतलब मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, एपीकल्चर कहते हैं उसको। तो इसमें भी हमारे पास लोकल वैरायटीज़ होती है, जो हमारे मतलब इंडियन वैरायटीज़ है, लोकल वैरायटीज़। ये कौन कौन सी होती है वैरायटीज़, लोकल वैरायटीज़? इसमें आपकी तीन आती है। ठीक है, तो कलर चेंज करके बताया जाएगा कौन कौन सी है वो तीन। ब्लू कलर ले लो। सबसे पहले आती है एपिस सराना, सराना, CERANA, ठीक है, इंडिका, इंडिका। इसको कॉमनली बोलते हैं हम इंडियन बी, तो इनके नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इंडियन बी। फिर आती है एक एपिस डॉर्साटा, ठीक है, डॉर्साटा। इसे हम कहते हैं रॉक बी, रॉक बी, इफ यू स्मेल द रॉक, वही वाला। फिर आती है एपिस, ये ए डॉट मतलब एपिस है, ठीक है, एपिस फ्लोरी, मतलब फ्लोरी से लगी रहा है यार, फ्लोरल होगी, तो लिटिल बी कहते हैं हम इसे, फूल सी मासूम लिटिल बी। ठीक है, एपिस फ्लोरी लिटिल बी। तो एपिस सराना इंडिका इंडियन बी, एपिस डॉर्सेटा रॉक बी, एंड एपिस फ्लोरी लिटिल बी। ठीक है, फिर कुछ इटालियन वैरायटी भी होती है, इटालियन वैरायटी, वैरायटी इटालियन वैरायटी होती है आपकी एपिस, ये ए और डॉट का मतलब ये एपिस है, ये एपिस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एपिस को ए। ठीक है, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा इटालियन वैरायटी होती है। तो इसके फायदे क्या क्या है इस इटालियन वैरायटी के? ठीक है, तो इससे जो कमर्शियल हनी का प्रोडक्शन होता है ना, जो कमर्शियल तौर पे, ठीक है, हनी का प्रोडक्शन करते हैं, वो एपिस मेलिफेरा से ही करते हैं। कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करी जाती है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, और ये कम काटती है। सर वो तो बहुत काटती थी। ठीक है, ये मतलब स्टिंग्स लेस एज कंपेयर टू अदर बीज। तो अगर आप इसके छत्ते पे हाथ दोगे ना, ठीक है, तो काटेगी पर तो उतना नहीं काटेगी जितना बाकी काटती है। ठीक है, तो अगर बाकी जाओगे तो बाकी आपको बहुत काटेंगी, बट हाँ इसके छत्ते में हाथ देके देखना तो आप कहोगे हाँ यार कम काटा है इसने। ठीक है, तो स्टिंग्स लेस एज कम्पेयर टू अदर बीज। ठीक है, और ये जो इसके बिहाइव्स होते हैं ना, पता होगा कि बी होती है वो बिहाइव्स में रहती है, बिहाइव्स में इनके जो बिहाइव्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें लंबे समय तक रहती है, स्टेज इन बिहाइव्स फॉर लॉन्गर टाइम। अब जब लंबे समय तक रहेगी तो फिर शहद ही बनाएगी अंदर बैठ के, कीर्तन तो करेगी नहीं। ठीक है, तो स्टेज इन बिहाइव्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ठीक है, और ब्रीड वेरी वेल, बहुत अच्छे से ब्रीडिंग जो होती है इनकी वो भी प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और आता है इसी से बी कीपिंग में ही, ठीक है, कि जो पास्चरेज होता है ना, पास्चरेज, पास्चरेज, ठीक है, पास्चरेज बेसिकली क्या होता है, एक फील्ड होती है जिसमें मतलब नॉर्मल सी कोई फील्ड होती है जिसमें ग्रास वगैरह लगी होती है ना चरने के लिए, ठीक है, तो उसके ऐसी फील्ड जिसमें ग्रास लगी हो चरने के लिए, ठीक है, उसको हम पास्चरेज कहते हैं। पास्चरेज एंड काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल will determine the taste of the honey। ठीक है, जो पास्चरेज रहेगा, फील्ड जहाँ पर घास चरी जाती है, और काइंड ऑफ फ्लावर्स जो बिहाइव्स के आसपास होंगे ना, ठीक है, उसी से तो क्या बोलते हैं वो अपना नेक्टर लेके आएगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर अच्छे क्वालिटी के पास्चरेज और फ्लावर्स वगैरह होंगे तो टेस्ट ऑफ हनी भी अच्छा होगा। बेसिकली काइंड ऑफ फ्लावर्स और पास्चरेज पर डिपेंड करता है कि जो आपकी मधुमक्खी है, बी है, वो किस टेस्ट का हनी बनाएगी। ठीक है, तो ये इस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है चीज़। ऑलराइट, तो बस ये चीज़ आपको याद रखने की थी। और हाँ, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको कहीं ऐसे नोट बना के लिख लेना। मर्क्यूरी सॉल्ट होते हैं ना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी होता है उसका जो सॉल्ट होता है ना, मर्क्यूरी की सॉल्ट, ठीक है, मर्क्यूरी सॉल्ट्स आर यूज इन पेपर इंडस्ट्री। तो याद रखना, सिंपल सा फैक्ट है,
सिंगल फैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, इसका याद रखना कि पेपर इंडस्ट्री में मर्क्यूरी सॉल्ट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो आपका ये फूड रिसोर्सेज का चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो पढ़िए, रिवाइज करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, बार बार पढ़िए जिससे कि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, मिलते हैं फिर। ठीक है, गुड बाय।